फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स ड्यून। ये फिल्म साल 2021 में आई थी और इस फिल्म को अब तक ऑस्कर अवार्ड के साथ साथ करीब 50 से भी ज्यादा अन्य अवार्ड्स मिल चुके हैं। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग्स की बात करी जाए तो ये 8.1 की है। ये फिल्म आज से कई हजारों साल आगे की यानी कि साल 10,000 की कहानी है, जब इंसानों ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि अब उनके पास ऐसे आधुनिक स्पेसशिप है जिनकी सहायता से वो लाइट से भी तेज गति से ट्रेवल कर सकते हैं। और इसी वजह से अब इंसान धरती के आसपास सभी ग्रहों तक भी पहुंचकर वहां बस भी चुके हैं। और अब हर ग्रह का एक मालिक यानी कि वहां का राजा भी है। और इन सारे ग्रहों के राजाओं के ऊपर एक सम्राट है जिसने इन सारे ग्रहों पे यानी कि पूरे ब्रह्मांड पर अपना वर्चस्व बनाया था। और हर प्लेनेट को चलाने के लिए कुछ परिवारों को उसने सौंप दिया था। ऐसा ही एक ग्रह है जिसका नाम अराकिस है, जिसपे पिछले 30 सालों से भी ज्यादा समय से हरकनिस परिवार का राज था। और अराकिस नाम का ये प्लेनेट वैसे तो पूरा रेगिस्तान है, पर यह ग्रह बहुत ही खास भी है क्योंकि इस ग्रह पर पाया जाता है स्पाइस नाम का एक बहुत ही बहुमूल्य पाउडर, जिसे माइनिंग के जरिए मशीनों से निकाला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे धरती पर सोना या हीरे माइन करके निकाले जाते हैं। और ये स्पाइस नाम का पाउडर इतना बेशकीमती इसलिए था क्योंकि इसके जरिए लोग स्पेसशिप से एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा पाते हैं। ये एक अत्याधुनिक ईंधन है और साथ ही इंसान भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी उम्र लंबी और जीवन तंदुरुस्त होता है। और ज्यादा समय तक स्पाइस के भंडारों के नजदीक या अराकिस प्लेनेट पर ज्यादा समय रहने पर भी लोगों की आंखें नीली हो जाती हैं। अराकिस पर रहने वाले लोगों को फीमेन कहा जाता है। और फीमेन ये कभी नहीं चाहते कि कोई उनके ग्रह से उनका स्पाइस ले जाए, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि हरकनिस परिवार बहुत ही बेरहम है और उनके पास बहुत ही आधुनिक हथियार भी है जिसको फीमेन्स कभी टक्कर नहीं दे पाते थे और मर जाते थे। और अब सभी फीमेन्स ये मानते हैं कि एक दिन ऊपर वाले का भेजा एक मसीहा आएगा जो उन्हें हरकनिस के इस अत्याचार से बचाएगा और उन्हें एक बार फिर उनका हक दिलाएगा। हरकनिस अराकिस ग्रह पर कई दशकों से स्पाइस की माइनिंग करते करते अब इतने अमीर हो चुके हैं जितना अमीर सम्राट भी नहीं है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें एक दूसरा प्लेनेट दिखाया जाता है जिसका नाम कैलेडन है। और इस प्लेनेट पर एट्रेडिस परिवार राज करता है। और इसी प्लेनेट पर पॉल नाम का एक लड़का भी हमको दिखाया जाता है जो कि इस प्लेनेट के राजा का बेटा है यानी कि यहाँ का राजकुमार है। पॉल अपनी मॉम के साथ खाने की टेबल पर बैठा होता है। पॉल की मॉम का नाम जेसिका है और उनमें कई मायावी शक्तियाँ हैं जिनमें से ही एक है वाणी। और यहाँ जेसिका पॉल को भी वाणी का प्रयोग सिखा रही है। और पॉल की माँ इतनी मायावी है इसलिए पॉल भी एक मायावी लड़का है जिसे अक्सर ही अराकिस ग्रह के सपने दिखाई देते हैं और उसे उसके सपनों में एक लड़की भी दिखाई पड़ती है। पर पॉल अभी इन सपनों का मतलब नहीं समझ पा रहा है। जिसके बाद बताया जाता है कि एक दूसरे ग्रह से एक आदमी सम्राट का पैगाम लेकर आया है और वो पॉल के पिता यानी कि कैलेडन के राजा को ये संदेश देते हैं कि उन्हें अराकिस ग्रह पर जाना है और स्पाइस पाउडर की माइनिंग का पूरा काम अब उन्हें ही देखना है। और राजा सम्राट के इस पैगाम को स्वीकार कर लेते हैं। और फिर अगले ही सीन में बताया जाता है कि डंकन अराकिस ग्रह जाने की तैयारी में लग जाता है। तभी वहां पॉल आ जाता है। डंकन उनका सेना प्रमुख और पॉल के पिता का सबसे खास आदमी है और वो पॉल का एक अच्छा दोस्त भी है। तो पॉल डंकन को बताता है कि उसे सपने आते हैं जो सच हो जाया करते हैं। और पॉल डंकन से कहता है कि उसने सपनों में ही देखा है कि डंकन अराकिस पर मारा जाएगा, पर डंकन पॉल की बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद दिखाया जाता है कि पॉल अपने पिता के पास जाता है जहां उसके पिता पॉल को बताते हैं कि अराकिस हमें किसी तोहफे के रूप में नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये एक राजनीति है जो सम्राट हमारे साथ खेल रहा है। इतने बरसों से अराकिस पर हरकनिस का शासन था और अचानक से ये उससे छीनकर हमें दिया जाना एक सोची समझी साजिश है जिससे हरकनिस हमसे चिढ़ जाएंगे और फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। ये सुनने के बाद पॉल अपने पिता से कहता है कि अगर वहां खतरा होगा तो हम क्यों ना वहां रहने वाले फीमेल्स के साथ मिलकर ही काम करें। उन पर पहले ही बहुत अत्याचार हुए हैं और हम अब ये सब उनके साथ ही करेंगे। और दूसरी तरफ हरकनिस को दिखाया जाता है जहाँ वो अब सम्राट के हुक्म पर अराकिस को खाली करके जा रहे हैं ताकि वहाँ एट्रेडिस आकर अब माइनिंग का काम संभाल सके। जिसके बाद हरकनिस परिवार की आपसी बातचीत दिखाई जाती है और उनका छोटा भाई गुस्सा करता है और बोलता है कि सम्राट ने ऐसा क्यों किया कि हमसे छीनकर ये ग्रह एट्रेडिस को दे दिया। जिस पर उनका बड़ा भाई उसे बताता है कि एट्रेडिस यानी कि पॉल का ग्रह वो तेजी से तरक्की कर रहे थे और वो देखते ही देखते बहुत ही शक्तिशाली हो चुके थे और सम्राट उनकी तरक्की देखकर उनसे जलने लगा था और इसीलिए सम्राट ने उनके खात्मे के लिए ही उन्हें यहाँ भेजा है। सम्राट ये जानता है कि हम कभी भी ये ग्रह नहीं छोड़ने वाले और न ही एट्रेडिस को यहाँ पर जमने देंगे। मतलब ये
उपहार नहीं बल्कि एक अभिशाप है उनके लिए। जिसके बाद बताया जाता है कि पॉल की मॉम पॉल को एक लेडी से मिलवाती है और ये वही लेडी है जिसने पॉल की मॉम यानी कि जेसिका को मायावी शक्तियों का प्रयोग करना सिखाया है। और ये लेडी सम्राट के भी परामर्शदाता है। और जब वो पॉल से मिलती है तो वो पॉल की एक परीक्षा लेती है जिसमें पॉल पास भी हो जाता है। जिसके बाद वो पॉल की मॉम को बताती है कि तुम्हारा लड़का शायद वही है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। दरअसल अभी से कुछ सालों पहले ही एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें एक शख्स का जिक्र था जो मायावी और पराक्रमी होगा, साथ ही वो कुछ बहुत ही विशेष करेगा। पर आखिर वो ऐसा क्या विशेष करेगा ये तो अभी कोई नहीं जानता है। और फिर बताया जाता है कि अब एट्रेडिस फैमिली अराकिस प्लेनेट पर स्पाइस माइनिंग का काम संभालने के लिए पहुंच चुके हैं। और अब बताया जाता है कि अराकिस बहुत ही खतरनाक है और इस प्लेनेट पर दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और इसीलिए यहाँ पर जान ले लेने वाली गर्मी पड़ती है और यहाँ पानी भी बिल्कुल ना के बराबर है, इसलिए यहाँ पानी को बहुत ही सहेज कर रखा जाता है। और इन सबसे खतरनाक है यहाँ के रेत कीड़े जो कि रेत के नीचे रहते हैं और ये इतने बड़े होते हैं कि ये माइनिंग की पूरी मशीन को भी निकल सकते हैं। और फिर इस प्लेनेट के लोग यानी कि फेमेंस को दिखाया जाता है। वो जैसे ही पॉल को देखते हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि पॉल ही ऊपर वाले का भेजा हुआ वो फरिश्ता है जो उन्हें और उनके प्लेनेट को आजादी दिलाएगा। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और बताया जाता है कि पॉल को मारने के लिए एक शिकारी खोजी भेजा गया है। शिकारी खोजी एक तरह का जहर लगा हुआ छोटा सा तीर होता है जो किसी को लग जाए तो वो जहर से तड़प तड़प कर मर भी सकता है और इसे रिमोट से चलाया जाता है। पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि पॉल भी अपनी माँ की तरह ही मायावी है तो वो अपनी नजरों से ही इस शिकारी खोजी को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद राजा सिक्योरिटी को उस शख्स को ढूंढने का आदेश देता है जिसने पॉल को मारने की कोशिश करी है। और इस बात का पता जब उस लेडी को चलता है जो कि जेसिका की गुरु थी तो वो हरकनीस से बात करने पहुंचती है और वो हरकनीस को कहती है कि तुम्हें राजा का जो करना है तुम वो करो पर राजा की पत्नी और बेटे को मत मारना, वो मेरे समर्थक है। जिस पर हरकनीस कहता है कि जैसा आप कहेंगी वैसा ही हम करेंगे, हम रानी और उसके बेटे को नहीं मारेंगे। और जब लेडी चली जाती है तो हरकनीस अपने भाई से कहता है कि हम नहीं मारेंगे पर ये रेगिस्तान तो उनकी जान ले सकता है ना, जिसका मतलब ये था कि हरकनीस रानी और उसके बेटे को भी नहीं छोड़ने वाला था। और फिर राजा को दिखाया जाता है जो कि एक मीटिंग लेता है जहां माइनिंग का काम देखने वाला मैनेजर बताता है कि हरकुनिन यहाँ से हर साल करीब 10 खरब सोलारिस ले जाया करते थे पर हम अभी इतनी जल्दी इतना नहीं ले जा सकेंगे क्योंकि यहाँ माइनिंग की मशीनों की हालत बहुत ही खराब है। हरकुनिन ने मशीनों को बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल करा था। जिसके बाद सभी उस जगह को देखने जाते हैं जहां माइनिंग के स्टोरेज है और फिर राजा वो मशीनों का मेंटेनेंस देखने वाली मैनेजर से मिलवाने को कहते हैं। और फिर आता है राजा का खास आदमी यानी कि वो सेनापति डंकन जो काफी समय से रेगिस्तान में रहने वाले लोगों यानी कि फीमेंस को ढूंढ रहा था। और वो राजा को बताता है कि फीमेंस रेगिस्तान के नीचे बने बंकरों में रहते हैं और रेगिस्तान के नीचे इतने बंकर है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते और फीमेंस की तादाद भी लाखों में है। और डंकन ये भी बताता है कि इसी दौरान उसकी एक फीमेल लड़ाके के साथ लड़ाई भी हो गई थी जहां उसकी बाल बाल जान बची। उनके लड़ाके इतने खतरनाक हैं कि इतने अच्छे लड़ाके हमारे पूरे प्लेनेट पर भी कहीं नहीं होंगे। डंकन अपने साथ फीमेल लड़ाकों के लीडर को भी लेकर आया था राजा से मिलवाने के लिए। और फिर फीमेल्स का लीडर वहां आता है तो वो कहता है कि हमारे बंकर ढूंढना प्लीज बंद करिए, आपको चाहिए स्पाइस और वो आपको निकालने से कोई नहीं रोक रहा है पर आप हमारे इलाके में मत आइए। जिस पर राजा लीडर को कहता है कि काम के लिए हो सकता है कि हमें तुम्हारे इलाके में आना पड़े पर मैं ये वादा करता हूँ कि हम किसी भी फीमेल को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम लोग हारकोनिन जैसे नहीं हैं और हम लोग तुम सबकी मदद करना चाहते हैं, साथ ही स्पाइस की माइनिंग से होने वाले फायदे में भी हम सबके साथ फायदा बांटेंगे। पर लीडर राजा की बातों को सीरियसली नहीं लेता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है और फिर लिएट को दिखाया जाता है। लिएट वहाँ की साइट मैनेजर है जो माइनिंग की मशीनों का मेंटेनेंस देखती है और वो राजा को उन खेतों पर लेकर जाने आई है जहां माइनिंग होती है। और वहां जाने से पहले वो सबको एक खास तरह का सूट भी देती है जो उन्हें गर्मी से बचाता है और शरीर को ठंडा रखता है। और फिर जब वो सब माइनिंग के खेतों को देखने जाता है तो वहाँ एक रेत कीड़ा आ जाता है जो माइनिंग कर रही मशीनों के पास ही आ रहा होता है। तो राजा कहता है कि मशीन या उसमें जमा स्पाइस पाउडर की हमें परवाह नहीं है, बल्कि हमें मशीन के अंदर बैठे कर्मचारियों की चिंता है, उन सबको अपने प्लेन में ले चलो। और फिर कर्मचारियों को लाने के लिए सैनिक प्लेन से बाहर जाते हैं और पॉल भी उनके साथ ही चला जाता है। पर वहीं बीच रेगिस्तान में ही पॉल बैठ जाता है। उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है, उसे वहाँ फ्यूचर दिखने लग जाता है पर कीड़ा उनके नजदीक ही था। तो पॉल का ट्रेनर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है और फिर दिखाया जाता है उस विशाल रेत कीड़े को जो पूरी की पूरी माइनिंग मशीन ही खा जाता है। जिसके बाद पॉल की माँ पॉल को उनके राजकीय डॉक्टर को दिखाती है तो
तो डॉक्टर कहता है कि पॉल भ्रम में पड़ गया था, पर पॉल अपनी माँ को बताता है कि ये भ्रम नहीं था बल्कि वो जाग रहा था। और उसे फिर वही नीली आंखों वाली लड़की दिखी जो उसे अक्सर ही ख्वाबों में दिखती थी, पर उस लड़की ने उसे खंजर मार दिया था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि पॉल मर जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये था कि पॉल को कोई अनमोल खंजर मिलेगा उस लड़की से। और वो अपनी माँ को ये भी बताता है कि उसके बाद ही उसे ये ख्याल आया था कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है। जिस पर पॉल की माँ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मुझे अभी अभी कुछ दिन पहले ही पता चला, तुम्हें ये सब कैसे पता चला। और अब पॉल की माँ समझ जाती है कि पॉल एक बहुत ही मायावी लड़का है और वो वही लड़का है जिसका जिक्र भविष्यवाणी में किया गया है। जिसके बाद अगले सीन में बताया जाता है कि पॉल और उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें नींद की दवाई दी गई थी। पर रात में ही अचानक पॉल के पिता को कुछ आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि उनकी मेड मरी हुई थी और वहां मौजूद सभी सैनिक भी मारे जा चुके थे। और इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाता, उसे पीछे से आकर एक छोटा सा तीर लगता है और राजा वहीं बेहोशी की हालत में गिर पड़ता है। तभी पीछे से उनका डॉक्टर आता है और वो राजा को कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मालिक, ये सब मैंने हारकोनेन के कहने पर करा है, क्योंकि उन्होंने मेरी वाइफ को बंदी बना लिया है और उसे छुड़ाने के बदले में उन्होंने मुझसे राजा को लाने की मांग करी थी, इसलिए मुझे अब आपको हारकोनेन को सौंपना होगा। पर डॉक्टर राजा के मुंह में एक नकली दांत फिट कर देता है जो कि जहरीला दांत है, जिसे दबाकर तोड़ते ही वहां एक जहरीली गैस छूटेगी जिससे वहां मौजूद सारे हारकोनेन मर जाएंगे। और फिर डॉक्टर राजा को ले जाकर हारकोनेन को सौंप देता है और अपनी पत्नी को आजाद करने की मांग करता है, लेकिन हारकोनेन डॉक्टर को ही वहां मार देता है और फिर वो राजा को भी मारने जाता है। लेकिन तभी राजा वो नकली जहरीला दांत तोड़ देता है जिससे गैस रिसती है और राजा समेत वहां मौजूद सारे हारकोनेन और गार्ड सभी मर जाते हैं, पर हारकोनेन किसी तरह से बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राजा के महल को हारकोनेन की सेना तबाह कर चुकी है और रानी और उसके बेटे पॉल को उन्होंने बंदी बना लिया है और उन्हें वो प्लेन से नीचे फेंक कर मारने वाले होते हैं। पर सभी इस बात से अनजान थे कि रानी जेसिका और उनका बेटा मायावी है। और फिर पॉल और उसकी माँ अपनी वाणी का उपयोग करके सैनिकों से उन्हें खोलने को कहते हैं और फिर सभी सैनिकों को आपस में वो एक दूसरे को मारने को भी कहते हैं और सब सैनिक आपस में ही एक दूसरे को मार देते हैं। और फिर जेसिका और पॉल सुरक्षित वहां से निकल जाते हैं और फिर वो जाकर अपना महल देखते हैं जो पूरी तरह से राख हो चुका था और फिर वो जाकर जमीन के नीचे बने बंकर में छुप जाते हैं। दोनों ही जेसिका और पॉल काफी उदास है क्योंकि वो ये बात जान चुके हैं कि राजा अब नहीं रहे। दरअसल पॉल को यहाँ फिर से फ्यूचर दिखाई पड़ता है जहाँ वो देखता है कि पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। लोग पॉल के नाम के नारे लगा रहे हैं। पॉल अब राजा बन चुका है, साथ ही वो एक बहुत बड़ा वॉरियर भी बन गया है जिसे हराना बहुत ही मुश्किल है और उसके पिता की कब्र पर लोग इबादत कर रहे हैं और उनका झंडा हर तरफ लहरा रहा है। और तभी डंकन पॉल को ढूंढता हुआ उनके पास पहुंचता है। उनके साथ लिएट भी होती है और वो लोग एक पुरानी बंद पड़ी गुफा में चले जाते हैं जहां पॉल और उसकी माँ को पता चलता है कि सम्राट उनके खिलाफ है और सम्राट की सेना भी अब उनके पीछे है। और अगर इस बात का पता एट्रेडिस यानी कि उनके ही दूसरे साथी प्लैनेट्स को चलेगा तो एक बड़ा युद्ध होगा जिसमें विनाश आएगा और सम्राट उसका जिम्मेदार होगा। लेकिन तभी वहां पॉल को ढूंढते हुए कुछ सैनिक आ जाते हैं जिनसे पॉल की रक्षा करने डंकन जाता है और डंकन वहां मारा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पॉल ने सपने में देखा था और डंकन को बताया भी था। पर डंकन ने उस वक्त पॉल की बातों को गंभीरता से नहीं लिया था जो अब सच हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर लिएट पॉल और उसकी माँ को एक प्लेन से वहां से निकाल देती है और वो खुद भी दूसरे रास्ते से वहां से निकल जाती है। पर तभी वहां एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसमें पॉल का प्लेन फंस जाता है और सैनिक ये बात जाके हारकोनेन को बताते हैं कि तूफान में फंस के पॉल और उसकी माँ मर चुकी है और ये बात सुन के हारकोनेन भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पॉल और उसकी माँ किसी तरह से तूफान से बच गए और अब वो फेमिन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। पर कुछ ही देर चलने पर उन्हें रेत में कुछ हलचल सी महसूस होती है और ये हलचल रेत कीड़े की थी जो तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। तो पॉल और उनकी माँ तेजी से वहां से भागकर एक पुराने टीले पर चढ़ जाते हैं जहां उन्हें फेमिन्स के लड़ाके मिलते हैं। ये वही लड़ाके हैं जिनका लीडर राजा से मिलने आया था और वो पॉल को भी पहचान लेते हैं और वो जेसिका को कहते हैं कि वो किसी काम की नहीं है और उनका लीडर जेसिका को मारने के लिए आता है। पर यहाँ सब उल्टा पड़ जाता है और जेसिका उल्टा लीडर पर ही हावी पड़ जाती है क्योंकि जेसिका कोई आम औरत नहीं बल्कि एक मायावी औरत है। हारने के बाद फेमिन का लीडर जेसिका और पॉल को अपने साथ अपनी फौज में शामिल कर लेता है और यही पॉल को वो नीली आंखों वाली लड़की भी मिलती है जिसको पॉल अक्सर अपने सपनों में देखा करता था और उस लड़की का नाम चानी होता है। पर पॉल उसे ये नहीं बताता कि वो उसे सपनों में दिखा करती है। सभी फेमिन्स पॉल को अपना फरिश्ता मानते हैं पर चानी नहीं मानती और यही उनका एक साथी भी आता है
जो पॉल को ललकारता है क्योंकि वो भी पॉल को अपना फरिश्ता नहीं मानता और वो पॉल को उससे लड़के खुद को साबित करने को कहता है और पॉल भी ये चुनौती स्वीकार कर लेता है। पर चानी पॉल को कहती है कि वो गलत कर रहा है क्योंकि वो जिससे लड़ने जा रहा है वो हमारे गुट का सबसे तेज लड़ाका है। पर जब उनकी आपस में लड़ाई शुरू होती है तो पॉल लड़ाई में कई दफा जीत जाता है, पर वो उस लड़ाके को जान से नहीं मार रहा था, जिसपे उनका लीडर कहता है कि आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है। तो जेसिका उसे बताती है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि आज तक उसने कभी किसी की भी जान नहीं ली है। तभी फिर पॉल समझ जाता है कि अब उसे इस लड़ाके को मारना ही होगा, तो पॉल फिर उसे मार देता है और फिर चैनी के साथ साथ सब पॉल को मन ही मन अब अपना लीडर मान लेते हैं और फिर उनका लीडर पॉल को उनके साथ शामिल होने को कहता है। पर पॉल की माँ पॉल की फिक्र में उसे इस ग्रह से निकालने को कहती है, पर इस पर पॉल कहता है कि वो नहीं जाएगा और वो लोग इस प्लेनेट पर स्पाइन के लिए या पैसे के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो आए थे फीमेल्स का साथ देने और उनके पिता भी यही चाहते थे। और अब पॉल कहता है कि मैं भी वही करूंगा जो पिता चाहते थे। और फिर दिखाया जाता है कि पॉल और उसकी माँ अब फेमिन सेना में शामिल हो चुके हैं और वो लोग फिर वहां से निकल जाते हैं। तभी पॉल को एक रेत कीड़ा दिखता है जिसकी सवारी फेमिन का ही एक साथी कर रहा था। तभी चानी कहती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे तुम्हें बहुत से रहस्यों का पता चलेगा। और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है एक ओपन एंडिंग के साथ, जिसका अगला पार्ट हम जल्दी आने की उम्मीद करते हैं। ऐसी ही और भी स्टोरीज देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन।